नमस्ते। आज हम गांधी जी की बात करेंगे, लेकिन एक संत की तरह नहीं। हम उस इंसान को देखेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी को ही सच की एक लैब बना दिया। तो ये कहानी उस गांधी की नहीं है जिसे हम मूर्तियों में देखते हैं। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी कमजोरियों से लड़ा, उनसे जूझा। असल में ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से ज्यादा अपनी ही गलतियों का एक बेबाक कन्फेशन है, एक नौजवान का बिल्कुल खरा खरा सच। तो पहला पॉइंट, सत्य की प्रयोगशाला। गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को अपनी कामयाबियों की लिस्ट की तरह नहीं देखा। नहीं, उनके लिए ये किताब उनके एक्सपेरिमेंट्स का एक रिकॉर्ड थी। और ये एक्सपेरिमेंट्स किसके साथ थे? सच के साथ। मतलब उनकी पूरी जिंदगी ही एक लैब थी। अच्छा, तो उनके लिए सत्य का मतलब क्या था? सिर्फ सच बोलना? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। गांधी के लिए सत्य और ईश्वर एक ही चीज थे। मतलब सच को खोजना ही भगवान को खोजना था। यही उनके पूरे फलसफे की बुनियाद थी। और सोचिए ये एक्सपेरिमेंट्स कहाँ हो रहे थे? किसी बंद लैब में नहीं। उनकी पर्सनल लाइफ, लोगों के साथ उनका बर्ताव और उनका पॉलिटिकल काम, सब कुछ उसी एक लैब का हिस्सा था। उनके लिए पर्सनल और पब्लिक में कोई फर्क ही नहीं था। तो सवाल ये है कि ये सोच आई कहाँ से? इसके लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा। वहीं पर उनके कैरेक्टर की नींव पड़ी थी। देखिए, उन पर दो बड़े असर हुए। एक तरफ थे उनके पिता करमचंद, जो बहुत सख्त और ईमानदार थे। उनसे गांधी ने ड्यूटी और सच्चाई सीखी। और दूसरी तरफ थी उनकी माँ पुतलीबाई, जो बहुत धार्मिक थी। उनसे उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन और व्रत रखना सीखा। और जानते हैं, बचपन में सुनी राजा हरिश्चंद्र जैसी कहानियों का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने वहीं से सीखा कि सच सिर्फ बोलने की चीज नहीं है। सच के लिए तो कीमत चुकानी पड़ती है, उसे जीना पड़ता है। और यही सोच, यही आइडिया आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसे इतना खास बनाता है। वो हिस्सा जहां गांधी अपनी गलतियों को बिना किसी झिझक के सबके सामने रखते हैं। सिर्फ 13 साल के थे वो जब उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई। और बाद में उन्होंने खुद इस बात को माना, इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नैतिक गलतियों में से एक कहा। और देखिए वो कितनी ईमानदारी से खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। वो साफ साफ लिखते हैं कि इस शादी की वजह से उनके अंदर जलन और एक कह सकते हैं हक जमाने वाली भावना पैदा हो गई। वो अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी की तरह देखने लगे थे। सोचिए, एक पति के तौर पर उन्होंने अपने ही बर्ताव पर कितने सवाल उठाए। फिर एक और किस्सा है। अपनी टीनेज में दोस्तों के साथ संगत में आकर उन्होंने अपने भाई के कुछ पैसे चुरा लिए। लेकिन चोरी के बाद जो गिल्ट हुआ ना, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया? देखिए, उन्होंने हिम्मत जुटाई, एक कागज पर अपनी पूरी गलती लिखी और वो चिट्ठी जाकर अपने पिता को दे दी। मन में तो डर था कि अब डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी। लेकिन जो हुआ वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनके पिता ने एक शब्द नहीं कहा, बस वो चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांधी लिखते हैं, उन आंसुओं ने मेरे दिल को साफ कर दिया। ये वो पहला पल था जब उन्होंने बिना हिंसा के प्यार और माफी की ताकत को महसूस किया था। तो कहानी आगे बढ़ती है। गांधी अब इंग्लैंड जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां को कुछ वचन दिए। और ये वचन आगे चलकर उनकी जिंदगी का आधार बन गए। वो 3 वचन क्या थे? पहला, मांस नहीं खाएंगे। दूसरा, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। और तीसरा, पराई स्त्री से दूर रहेंगे। अब ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनके सेल्फ डिसिप्लिन का पहला बड़ा टेस्ट था। और यहीं से कह सकते हैं सत्याग्रह की नींव पड़नी शुरू हुई। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सच की ये पर्सनल खोज एक बहुत बड़े पब्लिक आंदोलन में बदल गई। और ये सब हुआ साउथ अफ्रीका में, जहां जिल्लत और भेदभाव ने उन्हें एक बिल्कुल नई राह दिखाई। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। साउथ अफ्रीका जाने से पहले गांधी इंडिया में एक लॉयर के तौर पर फेल हो गए थे। जी हाँ, उन्हें कोर्ट में बोलने में भी झिझक होती थी। और इसी नाकामी ने उन्हें सिखाया कि असली काम दिखावा करना नहीं, बल्कि सेवा करना है। और फिर साउथ अफ्रीका में देखिए चीजें कितनी तेजी से बदली। 1893 में वो वहां पहुंचे। उसी साल उन्हें चलती ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो एक भारतीय थे। ये एक पर्सनल बेइज्जती थी। लेकिन बस कुछ ही सालों में 1906 तक इसी एक घटना ने सत्याग्रह को जन्म दे दिया, एक ऐसा फलसफा जो पूरी दुनिया में फैला। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
सार यह है कि गांधी के लिए सच की खोज कोई मंजिल नहीं थी, वो तो एक सफर था जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये एक लगातार चलने वाला एक्सपेरिमेंट था, खुद को बेहतर बनाने का, खुद को साफ करने का एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस। तो इस पूरी लैब से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ जरूरी बातें। पहली, कि सच कोई किताबी बात नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। दूसरी, अपनी गलतियों को मानना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। तीसरी बात, कि हमारी पर्सनल और पॉलिटिकल जिंदगी अलग अलग नहीं है। और शायद सबसे जरूरी बात, कि बिना मोरालिटी के, बिना नैतिकता के पॉलिटिक्स बिल्कुल खोखली। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। गांधी ने अपनी जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट बनाया। अगर हम अपनी जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें तो सवाल ये है कि हम किस सच को टेस्ट कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम किसी किताबी फलसफे या दर्शन की बात नहीं करने वाले। नहीं, आज हम एक ऐसे इंसान के जीवन में उतरेंगे जिसने अपनी सच्चाई को, अपने सच को किसी किताब से नहीं बल्कि अपने तजुर्बों से गढ़ा। ये कहानी है गांधी के जिए हुए दर्शन की। गांधी की पूरी सोच, उनकी पूरी विचारधारा को शायद इस एक लाइन में समेटा जा सकता है, जो मैं जीता हूं वही मेरा दर्शन बन जाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि उनका फलसफा शाही से नहीं, जिंदगी से लिखा गया था। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, गांधी का जो वर्ल्ड व्यू था वो किसी लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी में नहीं बना, वो तो उनकी अपनी जिंदगी की कच्ची मिट्टी से बना था। उनके अपने संघर्ष, उनके प्रयोग और उनकी खुद की अंदरूनी लड़ाइयों से। उनका पूरा नैतिक ढांचा, मतलब उनकी पूरी फिलॉसफी इन तीन मजबूत खंभों पर खड़ी थी। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा आत्मशुद्धि। और हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। और यहीं से हम गांधी के सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार तक पहुंचते हैं। एक ऐसा विचार जिसने आस्था और नैतिकता के रिश्ते को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। अब ये देखिए, ये एक बहुत गहरा बदलाव है। हजारों सालों से हमारी सोच क्या थी? ईश्वर सत्य है, लेकिन गांधी ने समीकरण को पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, सत्य ही ईश्वर है। अब ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये तो पूजा की, इबादत की पूरी परिभाषा को ही बदल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सत्य ही भगवान है तो फिर सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ी पूजा है। धर्म का केंद्र कोई मंदिर, मस्जिद नहीं, बल्कि इंसान का अपना आचरण उसका चरित्र बन जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, गांधी के लिए इस सत्य का आखिर मतलब क्या था? क्या सिर्फ झूठ ना बोलना? नहीं, उनके लिए सत्य इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। ये इंसान के अंदर और बाहर का एक मुकम्मल तालमेल था। मतलब आपके विचार में सत्य हो, आपकी जुबान पर सत्य हो, आपके काम में सत्य हो और सबसे जरूरी आपकी नीयत में सत्य हो। जब ये चारों एक साथ मिलते हैं तब जाकर वो गांधी का सत्य बनता था। और कमाल की बात यह है कि वो इतने बड़े दावे के बाद भी कितने विनम्र थे। वो कहते थे, मेरे सत्य भी प्रयोगात्मक हैं, पूर्ण नहीं। मतलब वो ये नहीं कह रहे थे कि मुझे परम सत्य मिल गया है, वो कह रहे थे कि मैं तो बस जिंदगी भर सत्य के साथ प्रयोग कर रहा हूं। तो सत्य का ये जो विचार है ना, ये हमें सीधे अहिंसा के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। गांधी के लिए अहिंसा कोई मजबूरी का नाम नहीं था, ये तो एक लॉजिकल नतीजा था। तर्क बहुत सीधा था। अगर हर इंसान में उस परम सत्य का, उस ईश्वर का एक अंश है, तो फिर किसी भी इंसान को चोट पहुंचाना, उसे नुकसान पहुंचाना, सीधे सीधे उस सत्य को ही चोट पहुंचाना है। और यही वो फर्क समझाते हैं। हिंसा हमेशा डर से पैदा होती है, जबकि अहिंसा सत्य में गहरे विश्वास से जन्म लेती है। तो गांधी की नजर में अहिंसा कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक हिम्मत थी। तो अब देखते हैं कि गांधी ने अपने इस निजी दर्शन को, अपनी इस पर्सनल फिलॉसफी को राजनीतिक बदलाव के इतने बड़े और शक्तिशाली हथियार में आखिर बदला कैसे। ये जो क्रम है ना, ये बहुत जरूरी है। गांधी के लिए न्याय की कोई भी बड़ी लड़ाई हमेशा खुद से शुरू होती थी। पहला कदम आत्मशुद्धि, यानी अपने अंदर की सफाई, और उसके बाद ही दूसरा कदम आता था सत्याग्रह, यानी बाहरी दुनिया में एक्शन। सत्याग्रह का मतलब ही है सत्य पर अडिग रहना बिना हिंसा के। और ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस या चुपचाप जुल्म सहना नहीं था। नहीं, ये तो एक एक्टिव मॉरल प्रेशर था। ये बाहुबल यानी ब्रूट फोर्स के खिलाफ आत्मबल यानी सोल फोर्स की लड़ाई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सत्याग्रह में खुद कष्ट क्यों सहना, तकलीफ क्यों उठानी? इसका जवाब बहुत गहरा है। सत्याग्रह में दुख सहना कोई सजा नहीं है,
बल्कि वो इसे शुद्धि का माध्यम मानते थे। ये एक ऐसी रणनीति थी जो जुल्म करने वाले की जमीर को झकझोरने के लिए बनाई गई थी। मकसद उसे तबाह करना नहीं, बल्कि उसे बदलना था। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। लगभग 100 साल पुराना ये दर्शन, ये विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? आज की दुनिया में इसकी क्या जगह है? अगर हम देखें तो गांधी के सिद्धांत आज की कई बड़ी समस्याओं के सामने एक मानवीय विकल्प की तरह खड़े हैं। चाहे वो बेलगाम उपभोक्तावाद हो, हिंसा की राजनीति हो या समाज में फैलता नैतिक खोखलापन हो। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में, इस डिजिटल युग में सत्य पर टिके रहने का, सत्य पर अडिग रहने का असल में मतलब क्या है? जब हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर राजनीति या आजादी की लड़ाई का ख्याल आता है। लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें एक वैज्ञानिक की तरह देखें और उनकी जिंदगी को एक प्रयोगशाला की तरह, एक ऐसी लैब जिसकी बुनियाद थी उनकी अपनी किताब सत्य के प्रयोग। यहाँ हर एक एक्सपेरिमेंट पर्सनल भी था और पब्लिक। गांधी के पूरे सामाजिक दर्शन को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, व्यक्ति बदले बिना समाज नहीं बदल सकता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उनके हर सामाजिक प्रयोग का कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट था कि असली बदलाव बाहर सड़कों पर नहीं बल्कि इंसान के अंदर शुरू होता है। तो आज हम इसी सफर पर चलेंगे। हम गांधी की उस सोशल लैबोरेटरी में कदम रखेंगे, देखेंगे कि कैसे उन्होंने समाज में ऊंच नीच के सिस्टम को चुनौती दी, कैसे अपने निजी रिश्तों को एक नई परिभाषा दी और कैसे एक नैतिक समाज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। और आखिर में हम बात करेंगे उनकी सबसे बड़ी ताकत की, अंतरात्मा की आवाज की। तो गांधी की इस सामाजिक प्रयोगशाला का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या था? वो ये था कि समाज कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। समाज मतलब हम और आप, यानी व्यक्ति। इसलिए समाज को बदलने का कोई भी एक्सपेरिमेंट बाहर से नहीं बल्कि उसकी सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई से शुरू होना चाहिए, यानी खुद से। गांधी का ये मानना था कि कोई भी समाज सिर्फ कानून के दम पर नहीं चल सकता। कानून तो बस एक ढांचा है, असली जान तो उसमें नैतिक अनुशासन से आती है। मतलब अगर लोगों में सच्चाई, अहिंसा और न्याय की भावना ही ना हो तो बेहतरीन कानून भी बस कागज का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं। इसीलिए उनके लिए राजनीतिक बदलाव से कहीं ज्यादा जरूरी था चारित्रिक बदलाव। अब इसे खुद से बदलाव वाले सिद्धांत को गांधी ने उस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती पर लागू किया, जाति व्यवस्था पर और हाथ से काम करने को लेकर जो समाज में गहरी ऊंच नीच थी उस पर। यहाँ गांधी के नजरिए को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत बारीक था। वो वर्ण व्यवस्था यानी काम और हुनर के आधार पर समाज के बंटवारे को एक सिस्टम के तौर पर तो समझते थे, लेकिन वो जाति प्रथा को मतलब जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानने को समाज का सबसे बड़ा जहर मानते थे और उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। ये एक लाइन, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक सीधा जबरदस्त प्रहार था। इसका सीधा मतलब था कि किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और उसके चरित्र से तय होती है। और ये सब सिर्फ बातों में नहीं था, गांधी एक्शन में विश्वास रखते थे। छुआछूत को वो एक सामाजिक पाप कहते थे और इसे मिटाने के लिए उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि खुद उन लोगों के साथ रहे, उनके काम में हाथ बटाया जिन्हें समाज ने अलग थलग कर दिया था। गांधी ने हाथ से किए जाने वाले काम को मतलब शारीरिक श्रम को एक नैतिक सम्मान दिलाया। उनके आश्रम का एक सीधा सा नियम था, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, वकील हो या अमीर हो, सबको सफाई से लेकर खेती तक हर काम करना होगा। इसका मकसद सिर्फ काम निपटाना नहीं था बल्कि दिमागी काम और हाथ के काम के बीच की दीवार को तोड़ना था और उस घमंड को तोड़ना था जो अक्सर पढ़े लिखे तबके में आ जाता है। अब चलिए इस बड़ी सामाजिक प्रयोगशाला से निकलकर उनकी सबसे छोटी, सबसे निजी लाभ में चलते हैं, उनके अपने घर में। यहाँ उनका एक्सपेरिमेंट था अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ अपने रिश्ते को लेकर। ये एक संपत्ति से साथी बनने का एक असाधारण सफर था। देखिए, गांधी की सबसे बड़ी ताकत शायद यही थी, अपनी गलतियों को सबके सामने मानने की हिम्मत। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बिना किसी झिझक के लिखा है कि शादी के शुरुआती दिनों में वो एक आम पति की तरह ही थे, अधिकार जमाने वाले, रौब दिखाने वाले। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, अधिकार की वस्तु मतलब कोई इंसान नहीं, कोई साथी नहीं, बल्कि एक चीज जिस पर आपका हक हो।
ये उनकी एक बेहद ईमानदार स्वीकारोक्ति थी कि वो भी उसी पितृसत्तात्मक समाज की उपज थे जिसे वो बाद में बदलना चाहते थे। लेकिन फिर बदलाव आया, और ये बदलाव एक तरफा नहीं था। गांधी ने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि उन्होंने इसका श्रेय कस्तूरबा के विरोध को भी दिया। इस तरह कस्तूरबा वस्तु से सहयात्री बनी, एक ऐसी साथी जिसकी अपनी सोच थी, अपनी एक अलग नैतिक पहचान थी। तो जो बदलाव उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में किया, वही बदलाव वो पूरे समाज के ढांचे में लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और धर्म, इन तीनों बड़े स्तंभों को नैतिकता और आत्मनिर्भरता की नींव पर फिर से खड़ा करने का एक खाका तैयार किया। गांधी अंग्रेजों की बनाई शिक्षा व्यवस्था के बहुत बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि ये सिस्टम सिर्फ नौकरी करने वाले बाबू बनाता है, अच्छे इंसान नहीं। उनका जवाब था नई तालीम, एक ऐसी पढ़ाई जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ हाथ का कोई हुनर सीखना, अपनी मातृभाषा में सोचना और एक नैतिक इंसान बनना ज्यादा जरूरी था। उनके आदर्श समाज की तस्वीर कुछ ऐसी थी, छोटे छोटे आत्मनिर्भर गांव जहां लोग अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद बनाएं। सुनने में ये 100 साल पुरानी बात लगती है ना? लेकिन आज जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लोकल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो क्या ये गांधी के उसी सपने जैसा नहीं लगता? और हाँ, इस समाज में धर्म का काम लोगों को जोड़ना था, तोड़ना नहीं। अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे ताकतवर विषय पर, वो ये कि जब सिस्टम ही गलत हो जाए, जब कानून ही अन्याय करने लगे, तब सामाजिक बदलाव कैसे लाया जाए? यही वो बुनियादी सवाल था जिसने गांधी के सबसे मशहूर हथियार को जन्म दिया, सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस। और गांधी का जवाब एकदम साफ, सीधा और क्रांतिकारी था। उनके लिए किसी भी सरकार के कानून से बड़ा कानून इंसान की अपनी अंतरात्मा की आवाज थी। अगर आपकी आत्मा कहती है कि कोई कानून गलत है, तो उसका पालन करना एक नैतिक अपराध है। तो ये सविनय अवज्ञा सिर्फ एक राजनैतिक चाल नहीं थी, ये एक नैतिक हथियार था, एक ऐसा तरीका जो एक डरी हुई, चुपचाप सब सहने वाली भीड़ को एक जागरूक, नैतिक समाज में बदल सकता था। ये लोगों को याद दिलाता था कि सही और गलत का आखिरी फैसला उनकी अपनी आत्मा करती है, कोई सरकार नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि गांधी के लिए हर सामाजिक सुधार की शुरुआत सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर से होती थी। चाहे जाति का सवाल हो, औरत मर्द की बराबरी का, या फिर गलत कानूनों के खिलाफ खड़े होने का, हर कहानी घूम फिरकर खुद पर ही आकर रुकती थी। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस बटी हुई दुनिया में, जहां हर कोई दूसरे को बदलने में लगा है, क्या एक इंसान के ये निजी और सामाजिक प्रयोग हमें आज भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद 100 साल पहले से भी ज्यादा आज हमारे लिए जरूरी है। राजनीति, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद सत्ता का खेल, दांव पेंच, जोड़ तोड़, यही सब है ना? लेकिन सोचिए, क्या राजनीति का एक बिल्कुल अलग, एक नैतिक चेहरा भी हो सकता है? आज हम महात्मा गांधी के इसी क्रांतिकारी राजनीतिक दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए राजनीति का मतलब चुनाव जीतना, ताकत हासिल करना और अपनी बात मनवाना ही है। मतलब एक ऐसा खेल जिसके अपने नियम हैं। पर गांधी ने आकर इस पूरे खेल के मायने ही बदल दिए। और देखिए फर्क कितना बड़ा है। जहां पारंपरिक राजनीति का मकसद है सत्ता हासिल करना, वहीं गांधीवादी राजनीति का मतलब है सेवा, एक नैतिक कर्तव्य। जहां एक चलती है रणनीति और चालाकी से, वहीं दूसरी चलती है नैतिकता और सच्चाई से। मतलब ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो राजनीति की पूरी परिभाषा को ही सिर के बल खड़ा कर देने जैसा था। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में गांधी के दर्शन को इन 5 जरूरी हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले, राजनीति सेवा है, सत्ता नहीं। फिर वो अटूट नियम क्या है, स्वराज का असली मतलब जानेंगे, सत्य के हथियार को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि विवेक का लोकतंत्र कैसा होता है। तो चलिए पहली और सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। गांधी के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई राजनीति में घुसे और अपनी नैतिकता को बाहर दरवाजे पर छोड़कर आ जाए। उनका साफ मानना था कि अगर राजनीति हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूती है तो उसका नैतिक होना जरूरी है। इन दोनों को अलग करना नामुमकिन है। अब ये एक ऐसा कथन है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं।
जब गांधी धर्म कहते हैं तो उनका मतलब किसी पूजा पाठ या मजहब से बिल्कुल नहीं था। उनके लिए धर्म का सीधा सा मतलब था एक यूनिवर्सल नैतिक कानून, यानी सत्य और करुणा का रास्ता। और यही उनके हिसाब से राजनीति का असली धर्म था। और इसी नैतिकता से जुड़ा है उनका शायद सबसे क्रांतिकारी विचार, साधन और साध्य की एकता का। ये वो सोच है जो उन्हें दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक चिंतकों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। जरा एक पल के लिए इस बात की गहराई को समझिए कि आपका लक्ष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भले ही वो शांति हो, आजादी हो या न्याय हो, लेकिन अगर उसे पाने का रास्ता गलत है, हिंसक है, तो वो लक्ष्य भी अपनी सारी अच्छाई खो देता है। आप जहर का बीज बोकर अमृत के फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये विचार उन हिंसक क्रांतिकारियों के लिए भी एक चुनौती था जो कहते थे कि लक्ष्य पाने के लिए सब जायज है, और उन अंग्रेजी हुक्मरानों के लिए भी जो बल के दम पे राज कर रहे थे। गांधी के लिए मामला बिल्कुल सीधा था। साधन बीज है और साध्य पेड़। जैसा बीज बोया जाएगा, पेड़ भी तो वैसा ही उगेगा। अब बात करते हैं आजादी की। इसके लिए गांधी ने एक शब्द दिया, स्वराज। और ये शब्द सिर्फ अंग्रेजों से मिली राजनीतिक आजादी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक बिल्कुल ही अलग तरह की आजादी है। देखिए, स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वयं पर राज, और गांधी के लिए आजादी की शुरुआत यहीं से होती थी, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से और डर पर राज करने से। उनका तर्क बड़ा साफ था कि जो लोग खुद पर शासन नहीं कर सकते, वो राजनीतिक रूप से आजाद होकर भी सही मायनों में कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, स्वराज सिर्फ सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में आना नहीं है, बल्कि ये शासन के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। और ये बदलाव हर एक इंसान के भीतर से शुरू होता है। असली आजादी तो आत्मनियंत्रण से ही आती है। ठीक है, तो अगर राजनीति नैतिक है और लक्ष्य स्वराज है, तो इस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? कोई अन्याय से बिना खुद अन्यायी बने कैसे लड़ेगा? यहीं पर गांधी अपना सबसे शक्तिशाली औजार सामने रखते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य का बल। और यहाँ बल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कोई निष्क्रियता या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। नहीं, ये अन्याय के खिलाफ एक बहुत ही एक्टिव और ताकतवर लड़ाई है। बस फर्क इतना है कि इसमें हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा पर हमारी अटूट श्रद्धा है। और ये तुलना बहुत अहम है। देखिए, एक हिंसक आंदोलन बाहर से जबरदस्ती से बदलाव लाता है। सत्याग्रह अंदर से बदलाव लाने की कोशिश करता है, यानी विरोधी के विवेक को जगाकर। एक का मकसद है दुश्मन को हराना, दूसरे का मकसद है दुश्मन का दिल जीतना। लेकिन हाँ, ये कोई बेकाबू भीड़ का आंदोलन बिल्कुल नहीं था। गांधी के सविनय अवज्ञा के बहुत ही सख्त और अनुशासित नियम थे। सबसे पहली बात तो ये कि विरोध सिर्फ उसी कानून का होगा जो साफ साफ अन्यायपूर्ण हो। दूसरी और सबसे अहम शर्त, पूरी तरह से अहिंसक, किसी को किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और तीसरी बात, आत्म बलिदान, मतलब जो भी सजा मिले उसे चुपचाप स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। ये असल में एक नैतिक विद्रोह था, कोई सड़क पर किया गया हंगामा नहीं। तो जब इन सारे विचारों को हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो आखिर कैसा समाज बनता है? लोकतंत्र के बारे में गांधी का नजरिया कैसा दिखता है? ये सिर्फ वोटों की गिनती वाला लोकतंत्र नहीं है, बल्कि ये विवेक की आवाज सुनने वाला लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि मेरा देश सही हो या गलत, बल्कि एक ऐसी भावना जो दूसरे देशों का भी सम्मान करे। और सबसे जरूरी बात, सरकार से असहमत होने को देशद्रोह नहीं, बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी माना जाता है। और ये आज के दौर में भी एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। गांधी के लिए सिर्फ इसलिए कि ज्यादातर लोग एक बात कह रहे हैं, वो बात अपने आप सही नहीं हो जाती। सत्य के लिए खड़ा एक अकेला इंसान भी नैतिक रूप से ताकतवर होता है, और उसकी आवाज का सम्मान किया जाना चाहिए। आज की दुनिया को जब हम देखते हैं, जो अक्सर सत्ता की राजनीति, फेक न्यूज और हिंसा से भरी लगती है, तो गांधी के विचार कोई इतिहास की बातें नहीं, बल्कि एक जरूरी चेतावनी की तरह लगते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति का एक दूसरा, एक बेहतर रास्ता भी हो सकता है। तो आखिरी सवाल यही है कि हमारी आज की इस ध्रुवीकृत दुनिया में, जहां सब इतने बटे हुए हैं, जहां हर कोई सिर्फ चिल्ला रहा है और कोई किसी की सुन नहीं रहा, वहां हम एक ऐसी राजनीतिक सोच से क्या सीख सकते हैं जो संवाद और विवेक को हर चीज से ऊपर रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो क्या एक इंसान की कहानी पूरे एक युग की कहानी बन सकती है?
है ना एक बड़ा सवाल। आज हम महात्मा गांधी की आत्मकथा को इसी नजरिए से देखने वाले हैं। इसे सिर्फ एक जीवनी की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते, सांस लेते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह देखेंगे। तो चलिए इसी एक दमदार सोच से शुरुआत करते हैं कि गांधी यहाँ इतिहास लिख नहीं रहे थे, वो तो इतिहास को जी रहे थे। जरा सोचिए इस बारे में। उनकी आत्मकथा सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है, बल्कि उस दौर के तजुर्बों का, अनुभवों का एक, कह सकते हैं, धड़कता हुआ दस्तावेज है। और यही वजह है कि ये किताब किसी एक इंसान की यादों से कहीं बढ़कर है। ये तो एक खिड़की की तरह है, औपनिवेशिक भारत में झांकने के लिए एक सीधी खिड़की जो हमें सीधे उस युग के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने के अंदर ले जाती है। अक्सर होता है ना कि इतिहास हमें तारीखों और घटनाओं का एक सूखा सा ढेर लगता है, लेकिन ये किताब इतिहास को उस ढेर से बाहर निकालकर उसे अनुभवों, संघर्षों और नैतिक कश्मकश की एक जिंदा कहानी बना देती है। ये हमें दिखाती है कि भाई इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, जिया भी जाता। तो असल में ये किताब है क्या? इसे आप 3 धाराओं का संगम समझ सकते हैं। एक तो ये औपनिवेशिक भारत का एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज है। दूसरा, ये 19वीं और 20वीं सदी के उस बड़े बदलाव का एक जीता जागता इतिहास है। और तीसरा, ये वो वैचारिक जमीन है जिस पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। अच्छा, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि गांधी की कहानी कैसे औपनिवेशिक शासन की उन गहरी परतों को एक एक करके खोलती है। क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, बहुस्तरीय व्यवस्था थी जिसने लोगों के दिमाग, उनकी शिक्षा और उनके शासन सब पर कब्जा कर रखा था। ये जो औपनिवेशिक नियंत्रण था ना, ये 3 स्तरों पर काम करता था। पहला था मानसिक दास्ता, जो लोगों के अंदर हीन भावना भर देती थी। फिर आई शिक्षा नीति, जिसका काम था लोगों को उनकी अपनी जड़ों से काटना। और आखिर में था परोक्ष शासन, मतलब सत्ता तो अंग्रेजों की ही थी, लेकिन चलती थी स्थानीय शासकों के जरिए। ये आत्मकथा हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाती है जहां लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अंग्रेजों की खिदमत करना। सोचिए जरा, ये एक बहुत गहरी, एक मनोवैज्ञानिक गुलामी को दिखाती है। ये वो गुलामी थी जो हथकड़ियों में नहीं, दिमाग में थी। और इसका औजार क्या था? शिक्षा व्यवस्था। मकसद साफ था, रंग से भारतीय पर सोच से अंग्रेज तैयार करना। सारा जोर इसी बात पर था कि भारतीयों को उनकी अपनी बौद्धिक विरासत से काट दिया जाए, उन्हें दिमागी तौर पर गुलाम बना दिया जाए। गांधी के पिता से जुड़ा एक बहुत दमदार किस्सा है। वो दीवान थे, मतलब एक बड़ा ओहदा था, लेकिन एक ब्रिटिश अफसर के सामने वो भी बेबस हो गए थे। ये एक घटना ही साफ साफ दिखा देती है कि असली ताकत थी किसके हाथ में। भारतीय अधिकारी तो बस नाम के थे, असली लगाम तो ब्रिटिश शासन के ही पास थी। तो अब सवाल ये उठता है कि साम्राज्य का एक आम सा नागरिक आखिर उसका सबसे बड़ा नैतिक दुश्मन कैसे बन गया? ये किताब गांधी के उसी बदलाव की कहानी है। एक अकेले इंसान का जागरण जो आगे चलकर पूरे राष्ट्र का जागरण बन गया। देखिए, गांधी का सत्याग्रह कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। ये तो भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के उनके तजुर्बों की आग में तप कर निकला था। हर जगह उन्होंने नाइंसाफी को बहुत करीब से देखा और उन्हीं अनुभवों से उन्होंने लड़ाई का एक बिल्कुल नया हथियार गढ़ा, सत्याग्रह। सत्याग्रह का जन्म इस किताब में एक बहुत ही अहम मोड़ है। ये हिंसक लड़ाइयों के पारंपरिक इतिहास से एक क्रांतिकारी कदम था, एक बिल्कुल अलग रास्ता। ये तलवार की ताकत की जगह आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल था। तो गांधी की आत्मकथा हमें एक बिल्कुल अलग किस्म का इतिहास दिखाती है। ये राजा महाराजाओं और जंगों की कहानी नहीं है, ये आम लोगों के अनुभवों की, उनके संघर्षों की कहानी है। एक ऐसा इतिहास जो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से लिखा गया है। तो एक तरफ है राजाओं और लड़ाइयों का इतिहास जो ऊपर से नीचे देखा जाता है, और दूसरी तरफ है गांधी का इतिहास जो आम लोगों के तजुर्बों, उनके संघर्षों और उनके नैतिक फैसलों से बनता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि वो अपने नागरिकों के चरित्र से बनता है। हाँ, ये बात भी माननी होगी कि ये कोई मुकम्मल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये किताब गांधी की अपनी निजी नैतिक यात्रा पर बहुत ज्यादा केंद्रित है, और इसीलिए ये कुछ राजनीतिक घटनाओं या फिर कुछ सामाजिक समूहों जैसे कि मुस्लिमों और दलितों के नजरिए को पूरी तरह से शामिल नहीं करती।
लेकिन मजे की बात यह है कि जिसे कुछ लोग इसकी एक कमी की तरह देखते हैं, असल में वही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। ये एक राष्ट्र की अंतरात्मा के बनने की कहानी है, उसके आकार लेने का इतिहास। इसकी ताकत इसके फैलाव में नहीं, इसकी गहराई में है। और ये सब हमें आखिर में उसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर ले आता है, कैसे एक इंसान की कहानी एक पूरे के पूरे युग की कहानी बन सकती है। एक अकेली आवाज का एक पूरे राष्ट्र की आत्मा बन जाना, इसका आखिर मतलब क्या है? ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में इतिहास लिखता कौन है। आज हम महात्मा गांधी को इतिहास की किताबों से थोड़ा बाहर निकालेंगे और उनके मन को एक मनोवैज्ञानिक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे। देखिए, ये कोई टिपिकल जीवनी नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के मन की गहराइयों में उतरने का एक बहुत ही रेयर मौका है, और वो भी उन्हीं के अपने शब्दों में। सोचिए, एक पब्लिक फिगर, एक पुरुष जो अपना सेल्फ एनालिसिस दुनिया के सामने रख रहा हो, ये वाकई एक असाधारण दस्तावेज है। गांधी का ये एक वाक्य ही सच पूछे तो सब कुछ बदल देता है। उन्होंने अपनी जिंदगी को कामयाबियों की एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक लैब की तरह देखा। हर तजुर्बा, हर गलती, अंदर का हर संघर्ष उनके लिए सत्य को खोजने का एक और एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने एक खुली किताब की तरह रख दिया। तो आज का हमारा ये सफर इन 6 हिस्सों में बटा है। हम देखेंगे कि गांधी की ये इनर लैबोरेटरी आखिर काम कैसे करती थी, उन्होंने अपने कौन से अंदरूनी राक्षसों को सबके सामने माना, और उनके मन की बुनियाद किन तजुर्बों पर रखी गई थी। फिर हम इच्छा और अहंकार पर उनके विचारों को समझेंगे, और आखिर में उस सबसे पावरफुल वाक्य की पड़ताल करेंगे जो कोई भी इंसान बोल सकता है, मैं गलत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी इस इनर लैबोरेटरी की। ये किताब कोई संस्मरण नहीं है जहाँ कोई अपनी महानता के किस्से सुनाए, नहीं। इसे एक पब्लिक सेल्फ सर्जरी की तरह समझिए, जिसमें गांधी अपनी प्रेरणाओं, अपने डर और अपनी कमियों का डिसेक्शन दुनिया के सामने कर रहे थे। आज के जमाने में जहाँ हर लीडर एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगा है, ऐसा कुछ सोचना भी मुश्किल लगता है। और यही उनके इस प्रयोग का सबसे बड़ा मकसद था। गोल ये नहीं था कि महान दिखें, बल्कि ये था कि क्रूरता की हद तक ईमानदार रहा जाए। उन्होंने अपनी जिंदगी की हर घटना को एक केस स्टडी की तरह देखा, जिसका नतीजा सिर्फ एक ही होना चाहिए था, सत्य के और ज्यादा करीब पहुंच। और इस ईमानदारी का सबसे विस्फोटक रूप तब सामने आया जब उन्होंने अपने कन्फेशंस किए। ये किसी भी लीडर के लिए एक चौंकाने वाला कदम था, खासकर उस दौर के एक पुरुष के लिए जहां अपनी कमजोरी दिखाना लगभग मना था। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज के लीडर्स हमसे क्या छिपाते हैं? अपनी गलतियां, अपनी असुरक्षाएं, अपने नैतिक संघर्ष। वो हमें अपनी जीत दिखाते हैं, अपने संघर्ष नहीं। गांधी ने ठीक इसका उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने खुलकर माना बचपन की चोरी, बोले गए झूठ, वासना के साथ अपने संघर्ष, कायरता के पल, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी कस्तूरबा के प्रति अपनी पॉसेसिवनेस वाली भावना को भी। वो कोई मूर्ति नहीं कर रहे थे, वो एक इंसान की उलझी हुई सच्चाई को सामने ला रहे थे, उसकी सारी खामियों के साथ। मनोविज्ञान में ना इसके लिए एक शब्द है कैथारसिस। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई प्रेशर कुकर हो। गांधी ये बात जानते थे कि अंदर का जो प्रेशर है, अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वो अंदर ही फट जाएगा। तो अपनी गलतियों को मानना वो उस प्रेशर कुकर से भाप निकालने जैसा था। कमाल की बात यह है कि वो उन मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स को जी रहे थे जिन्हें दुनिया को ठीक से समझने में दशकों लग गए। तो सवाल उठता है कि गांधी का ये साइकोलॉजिकल ढांचा बना कैसे? उनके बचपन के वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने उनके मन के इस अनोखे आर्किटेक्चर को शेप दिया, जिसे साइकोलॉजी में पेरेंटल कंडीशनिंग कहते हैं? उसका असर हम यहाँ साफ देख सकते हैं। माँ की गहरी आस्था से उन्हें सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन मिला, पिता की ईमानदारी से सत्य के लिए एक अटूट कमिटमेंट मिला, और सबसे दिलचस्प उनका बचपन का डर, वही उनके साहस का मैदान बन गया। डर पर काबू पाने का उनका तरीका उससे भागना नहीं था, बल्कि उसका सामना करना था। वो अंधेरे से डरते थे तो जानबूझकर अंधेरे में रहते थे, लोगों के सामने बोलने से घबराते थे तो खुद को बोलने के लिए मजबूर करते थे। आज की थेरेपी का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। आप उस डर को कभी नहीं जीत सकते जिससे आप बचते रहते हैं। अब आते हैं उनके प्रयोगों के सबसे पर्सनल और सबसे ज्यादा विवादित हिस्से पर, सेक्सुअलिटी और डिजायर को लेकर उनका नजरिया। एक ऐसा टॉपिक
जिस पर आज भी बहुत तीखी बहस होती है। जो आलोचक हैं, उनके लिए उनका ब्रह्मचर्य का व्रत इच्छाओं का एक क्रूर दमन था, जो कि ह्यूमन नेचर के खिलाफ था। लेकिन गांधी के अपने मन में ये सप्रेशन नहीं था, बल्कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन था। ये दोनों पूरी तरह से अलग प्रक्रियाएं हैं। साइकोलॉजी का एक शब्द है सब्लिमेशन या उदात्तीकरण, जो इसे समझने में मदद करता है। सोचिए, एक बहुत तेज बहती हुई नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते वरना बाढ़ आ जाएगी, लेकिन आप एक बांध बनाकर उसकी एनर्जी को बिजली पैदा करने में लगा सकते हैं। गांधी के लिए सेक्सुअल एनर्जी वही नदी थी जिसे वो देश की सेवा और सत्याग्रह जैसे बड़े रचनात्मक कामों की तरफ मोड़ रहे थे। गांधी का संघर्ष सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं था, शायद उससे भी कहीं बड़ा एक महायुद्ध उनके अंदर लगातार चल रहा था। एक ऐसा युद्ध जो उनकी पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी को डिफाइन करता है। ये उनके अंदर के दो पोल्स का टकराव था। एक तरफ था अहंकार या ईगो, जो हमेशा ये साबित करना चाहता था कि मैं सही हूँ, और दूसरी तरफ थी आत्मा, जो बड़ी विनम्रता से पूछती थी, क्या ये सच है? एक आवाज वैलिडेशन चाहती थी, दूसरी सत्य। गांधी का जीवन इसी कश्मकश का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस अंदरूनी लड़ाई का एक जबरदस्त उदाहरण सुनिए। उन्होंने पब्लिकली माना कि कस्तूरबा पर हक जताने की उनकी इच्छा उनकी पेट्रियार्कल कंडीशनिंग और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने के भ्रम से पैदा हुई थी। अपने ईगो की इतनी गहरी चीर-फाड़ करना सत्य की खोज का एक बहुत शक्तिशाली प्रमाण है। तो फिर इस अंदरूनी युद्ध में आत्मा अहंकार पर जीत कैसे हासिल करती है? इसका जवाब उन 3 सबसे आसान लेकिन सबसे मुश्किल शब्दों में छिपा है, जो कोई भी इंसान कह सकता है। ये उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का पीक है। पहला कदम अहंकार की दीवार में ये पहली दरार है, ये मानना कि आपका नजरिया, आपकी राय गलत हो सकती है। दूसरा कदम गलती का दोष किसी और पर या हालात पर नहीं, बल्कि खुद पर लेना। ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का शिखर है। और आखिर में ये स्वीकार करने का साहस कि जिस चीज को आप सच मानते थे वो शायद सिर्फ एक वहम था। ये बौद्धिक ईमानदारी का सबसे ऊंचा स्तर है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे ओपन ईगो कहती है, और ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक मैच्योर और हेल्दी पर्सनालिटी की निशानी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चौरी चौरा की घटना के बाद दिखा, जब गांधी ने हिंसा भड़कने पर पूरे असहयोग आंदोलन को रोक दिया और इसे अपनी हिमालय जैसी भूल कहा। एक लीडर के लिए ऐसा करना अकल्पनीय साहस की बात है। तो गांधी की इस साइकोलॉजिकल जर्नी से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, महानता परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि अपनी कमियों से पूरी ईमानदारी के साथ लड़ने में है। दूसरी बात, सच्ची नैतिकता की नींव कठोर सेल्फ एनालिसिस पर टिकी होती है। और आखिर में कि खुद को बदलने का सफर खुद को स्वीकार करने से शुरू होता है, अपनी सारी गलतियों और विरोधाभासों के साथ। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या हो अगर असली ताकत परफेक्ट होने का दिखावा करने में नहीं, बल्कि अपनी खामियों और गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के साहस में हो? गांधी के प्रयोग हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं। जब हम गांधी की आत्मकथा के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? आमतौर पर मार्च, भाषण, राजनीतिक संघर्ष, यही सब तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस किताब के सबसे गहरे सबक राजनीति के पन्नों में नहीं, बल्कि गांधी के रोजमर्रा के फैसलों में छिपे हों, कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे जीते थे, तो आज हम सत्य के प्रयोग में छिपे इसी सांस्कृतिक पहलू पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और जानते हैं, यही सवाल सबसे जरूरी है। ज्यादातर लोग इस किताब को आजादी की लड़ाई का एक पॉलिटिकल मैनुअल मान लेते हैं, लेकिन ऐसा सोचने में हम उस असली प्रयोग को देखने से चूक जाते हैं, जो सिर्फ एक देश को आजाद कराने का नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति की आत्मा को एक नई दिशा देने का प्रयोग था। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पे गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये किताब कैसे एक कल्चरल मिरर यानी सांस्कृतिक आईने की तरह काम करती है। फिर गांधी के उस क्रांतिकारी विचार को जानेंगे कि संस्कृति दिखावा नहीं बल्कि आचरण है। हम देखेंगे कि कैसे खाने पहनने जैसी रोज की चीजें भी विरोध के ताकतवर प्रतीक बन गई। परंपरा और सुधार के बीच गांधी के मन में जो कश्मकश थी उसे महसूस करेंगे। और आखिर में समझेंगे कि उनके लिए संस्कृति कोई ठहरी हुई चीज क्यों नहीं थी, बल्कि हमेशा चलने वाला एक प्रयोग थी। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक पल के लिए वो मार्च, वो भाषण सब भूल जाइए। गांधी की आत्मकथा
सच पूछिए तो उस वक्त के भारत के लिए एक थेरेपी सेशन जैसी थी। ये देश के राजनीतिक शरीर की नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक आत्मा की नब्ज पकड़ने की एक कोशिश थी। इस किताब को ना एक प्रिज्म की तरह समझिए। एक तरफ तो ये एक आईना है जिसमें भारतीय समाज खुद को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ देख सकता है। दूसरी तरफ ये एक हथौड़े की तरह है जो ब्रिटिश कल्चर के दबदबे पर चोट करता है। और आखिर में ये एक सिस्मोग्राफ की तरह है जो परंपरा और मॉडर्निटी के टकराव से पैदा हुए सांस्कृतिक भूकंप को रिकॉर्ड करता है। अब संस्कृति का मतलब क्या था गांधी के लिए? कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज? बिल्कुल नहीं। उनके लिए संस्कृति पत्थर का कोई स्मारक नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी थी। एक ऐसी नदी जिसे हमारे रोज के काम, हमारा खाना पीना, हमारी भाषा और सबसे बढ़कर सच की खोज से ताकत मिलती थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे दूर से देखकर ताली बजाई जाए, बल्कि इसे तो हर पल, हर सांस में जीना। और अगर संस्कृति एक नदी है तो इसकी असली ताकत कहाँ है? क्या किनारों पर बने शानदार मंदिरों में? नहीं, गांधी बताते हैं कि इसकी असली ताकत बहते हुए पानी की शुद्धता में है। मतलब सच्ची संस्कृति दिखावे में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के काम में झलकती है। और ये एक लाइन देखिए सब कुछ साफ कर देती है। गांधी के लिए संस्कृति कोई गहना नहीं थी जिससे पहनकर दूसरों को इम्प्रेस किया जाए। ये तो अंदर से खुद को साफ करने का एक जरिया थी। इसका मकसद कोई एम्पायर खड़ा करना नहीं था बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना था, अंदर से बाहर की ओर। तो सवाल ये है कि एक कल्चर्ड जिंदगी आखिर दिखती कैसी है? भूल जाइए बड़े बड़े पूजा पाठ या रस्मों रिवाज। गांधी के लिए ये बस 4 नैतिक स्तंभों पर टिकी थी। सच बोलना, किसी को चोट ना पहुंचाना, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना और खुद पर अनुशासन रखना। ये बात अपने आप में एक क्रांति थी, है ना? उन्होंने कल्चर को मंदिर से निकालकर हमारे रोज की जिंदगी के फैसलों के बीच लाकर खड़ा कर। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बड़ी बड़ी बातें असल जिंदगी में कैसे लागू होती हैं। गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी, वो आम सी चीजों को खास बना देते थे। उनके लिए आज खाने में क्या बनेगा या आज क्या कपड़े पहनेंगे ये सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं थी, ये तो एक सांस्कृतिक और राजनीतिक ऐलाने जंग। जैसे उनका शाकाहारी होना इंग्लैंड में, जहां मीट खाना एक स्टेटस सिंबल था, एक सिविलाइज्ड होने की निशानी थी। उन पर कितना प्रेशर होगा सोचिए। लेकिन गांधी के लिए हर निवाला एक इम्तिहान था। उस दबाव के आगे न झुकना सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये अपनी पहचान को बचाए रखने की लड़ाई थी। ये सांस्कृतिक गुलामी से इनकार था और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की रोज की एक कसरत। और कपड़ों की बात करें तो ये सिंबॉलिक लड़ाई और भी साफ हो जाती है। वो वेस्टर्न सूट उतारना सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, वो तो गुलामी की यूनिफॉर्म को उतार फेंकने जैसा था। और धोती और खादी अपनाकर उन्होंने सिर्फ सादगी नहीं चुनी बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक स्वाभिमान का एक नया लिबास पहना दी। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी परंपरा के अंधे भक्त थे। बिल्कुल नहीं, वो एक माली की तरह थे। वो भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों की इज्जत करते थे, लेकिन जो शाखाएं सूख चुकी थीं या बीमार थीं, उन्हें काटने से जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। और उनकी आलोचना किसी बाहरी की नहीं थी बल्कि एक अपने की थी जो अपनी संस्कृति को और बेहतर बनाना चाहता था। ये टेबल उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह और औरतों पर होने वाले जुल्म जैसी सामाजिक बुराइयों पर जमकर हमला बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने पूरी इमारत को नहीं गिराया बल्कि इसकी सबसे मजबूत नींव यानी सत्य, अहिंसा और स्वदेशी को और पुख्ता किया। मतलब जो खराब था उसे तोड़ा और जो अच्छा था उसे और मजबूत किया। और शायद सबसे हिम्मत वाला एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने खुद पर किया था। वो खुलकर मानते हैं कि शुरुआत में वो एक टिपिकल पति थे, हक जताने वाले, ईर्ष्या करने वाले, लेकिन उनकी आत्मकथा इस बात की एक डायरी है कि कैसे वो खुद को बदलते हैं, कैसे वो शादी को एक अधिकार समझने की सोच से निकलकर उसे एक नैतिक साझेदारी मानने तक का सफर तय करते हैं। सोचिए, आज कितने नेताओं में हिम्मत है कि वो अपनी कमियों और बदलावों को इस तरह दुनिया के सामने रख सके। तो ये सब हमें कहाँ लेकर आता है? एक बहुत जरूरी बात पर। गांधी की आत्मकथा असल में एक ऑटोबायोग्राफी है ही नहीं, ये तो एक साइंटिस्ट की लैब डायरी है, एक मॉरल लेबोरेटरी की लॉग बुक। उनके लिए संस्कृति म्यूजियम में सजाकर रखने वाली कोई चीज नहीं थी बल्कि एक लाइव एक्सपेरिमेंट थी, अपने कामों के जरिए सच को खोजने का एक लगातार चलने वाला प्रयोग।
और ये प्रोसेस बड़ा सिंपल था, 4 स्टेप्स का। पहले अपने अंदर झांको, फिर कुछ नया करने की, प्रयोग करने की हिम्मत करो, देखो कि नतीजा क्या निकला, और जरूरत पड़े तो रास्ता बदलो, और आखिर में जो सीखा है उसे अपनी आदत बना लो, अपने आचरण का हिस्सा बना लो। ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं था, ये लगातार खुद को बेहतर बनाने की एक कोशिश थी। अब सवाल ये है कि आज के जमाने में इन सब बातों का क्या मतलब है? बहुत गहरा मतलब है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बस प्रॉफिट और ग्रोथ के पीछे भाग रहा है, गांधी की सोच एक दवा की तरह काम करती है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हम बना क्या रहे हैं, सिर्फ एक इकोनॉमी या एक बेहतर इंसानियत। एक ऐसे दौर में जहां हर चीज बिकाऊ है, गांधी का नजरिया हमें याद दिलाता है कि जो चीजें सबसे कीमती हैं, यानी इंसानी मूल्य, वो अनमोल होती हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि गांधी हमें कोई बने बनाए जवाब नहीं देते, बल्कि एक सवाल देकर जाते हैं जो आज भी उतना ही जरूरी है। वो हमें आईने में देखकर खुद से पूछने को कहते हैं, आज के दौर में हमारी संस्कृति का सत्य क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, वो कौन सा प्रयोग है जिसे हम सब इसे खोजने के लिए करने को तैयार हैं। शायद गांधी की असली विरासत उनकी किताबों में नहीं, बल्कि खुद से ये सवाल पूछने की हिम्मत में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, इसका नाम सुनते ही हमारे जहन में एक महापुरुष की कहानी आती है ना? लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। ये किताब उनकी जीतों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के बहुत ही निजी, बहुत ही ईमानदार नैतिक संघर्षों का एक कच्चा चिट्ठा है। और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? पर गांधी के नैतिक यूनिवर्स को समझने की चाबी, समझिए, इसी सवाल में छुपी है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी कमजोरियों को मानना हो? देखिए, गांधी ने ये किताब अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बिल्कुल नहीं लिखी। वो खुद इसे एक साधक, यानी सच की खोज करने वाले की डायरी या लॉगबुक की तरह देखते थे। इसमें उन्होंने अपनी गलतियों, अपनी नैतिक चूकों और अपने नाकाम प्रयोगों का बड़ी ही बेरहमी से, पूरी ईमानदारी के साथ जिक्र किया है। तो फिर गांधी के लिए नैतिकता का मतलब क्या था? ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं थी कि ये करो और ये मत करो, नहीं। उनके लिए नैतिकता का मतलब था मन, वचन और कर्म में एक पूरी तरह से यूनिटी। मतलब जो सोचा वही कहा और वही किया। यही उनकी पूरी नैतिकता का फाउंडेशन था। तो इस पूरी खोज की नींव क्या थी? एक शब्द में कहें तो सत्य। लेकिन रुकिए, गांधी का सत्य सिर्फ सच बोलने तक ही सीमित नहीं था। ये हमारे आम समझ से कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा कॉन्सेप्ट था। आमतौर पर हम सच का मतलब क्या समझते हैं? बस फैक्ट्स को सही सही बता देना, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन गांधी के लिए सत्य एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी, एक ऐसा अनुशासन जिसे जिंदगी के हर एक हिस्से में, चाहे वो रिश्ते हो, बिजनेस हो, खाना हो या फिर पॉलिटिक्स, हर रोज हर पल टेस्ट किया जाना था। और इसी सोच से उनका ये सबसे पावरफुल स्टेटमेंट निकल कर आता है। अब ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि एक नैतिक ऐलान है। ये बताता है कि उनके लिए सबसे ऊंची वैल्यू क्या थी। जैसे भगवान आखिरी सच है, वैसे ही उनके लिए सत्य ही परम था। तो सवाल ये है कि सत्य की इस खोज के लिए गांधी ने कौन से औजार, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए? उन्होंने कुछ सिद्धांतों को अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए एक्टिव स्किल्स की तरह डेवलप किया। इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर टूल है अहिंसा। गांधी के लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा न करना नहीं था। ये एक एक्टिव, एक पॉजिटिव फोर्स थी जो जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल से पैदा होती है, और ये मन, वचन और कर्म तीनों लेवल्स पर काम करती है। गांधी ने अहिंसा को लेकर जो आम गलतफहमियां थी, उन्हें जड़ से खत्म कर दिया। वो साफ कहते थे कि अहिंसा कमजोरी या डर की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़े साहस की निशानी है। एक ऐसी पॉलिसी जिसे सिर्फ वो ही अपना सकता है जिसमें गजब का आत्मनियंत्रण हो। उनका दूसरा जरूरी टूल था ब्रह्मचर्य, और यहाँ भी इसका मतलब सिर्फ सेलिबेसी या यौन संयम नहीं था। उनके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब था अपनी सभी इंद्रियों, अपने सभी सेंसेस पर पूरा कंट्रोल। खाने की इच्छा पर, नींद के मोह पर, स्वाद के लालच पर और आराम की तलब पर भी। हर छोटी बड़ी चीज उनके लिए एक नैतिक प्रैक्टिस का मैदान थी। तो चलिए अब देखते हैं कि गांधी ने इतने कड़े पर्सनल प्रिंसिपल्स को पॉलिटिक्स की उलझी हुई और मैली दुनिया में कैसे लागू किया।
यहीं पर उनके विचार सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज्यादा रेडिकल हो जाते हैं। गांधी का सबसे बेसिक पॉलिटिकल आइडिया ये था कि साधन और साध्य, मतलब मीन्स और एंड्स के बीच एक ऐसा नैतिक लिंक है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो मानते थे कि एक अच्छे मकसद को कभी भी गलत तरीकों जैसे झूठ, हिंसा या धोखे से हासिल नहीं किया जा सकता। अगर रास्ता ही गलत है तो मंजिल सही हो ही नहीं सकती। और यहाँ एक और बहुत बड़ा फर्क आता है। आज की दुनिया अधिकारों यानी राइट्स पर बहुत फोकस करती है। हर कोई पूछता है मेरे अधिकार क्या हैं, लेकिन गांधी ने इस सवाल को ही पलट दिया। वो पूछते थे मेरे कर्तव्य क्या हैं। उनका मानना था कि जब हम अपनी ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो अधिकार तो अपने आप मिल ही जाते हैं। अब हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये आइडिया कि गांधी की जो जबरदस्त नैतिक अथॉरिटी थी वो असल में उनकी अपनी कमियों को लेकर उनकी क्रूर ईमानदारी से पैदा हुई थी। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं एक नैतिक इंसान हूँ। इसके बजाय उन्होंने कहा मैं नैतिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन दो बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में घमंड झलकता है, दूसरे में विनम्रता और लगातार कोशिश। ये मानना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर परफेक्शन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, यही उनकी सबसे बड़ी नैतिक ताकत थी। इसीलिए तो उनकी आत्मकथा एक तरह से असफलताओं की कहानी है। वो बिना झिझक बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ही बनाए उसूलों को तोड़ा, कैसे गलत फैसले लिए और कैसे अपने नैतिक प्रयोगों में फेल हुए। और यही खुलापन, यही ट्रांसपेरेंसी, न कि परफेक्शन, उनकी जबरदस्त क्रेडिबिलिटी का कारण बनी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस आत्मकथा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? हाँ, ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। क्या कोई सच में इस तरह से जी सकता है, खास तौर पे आज की दुनिया में? कई लोग कहते हैं कि गांधी की नैतिकता बहुत ज्यादा आदर्शवादी है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि गांधी जिंदगी को किस पैमाने से नाप रहे थे। देखिए, दुनिया का पैमाना है सफलता, पैसा, पावर, शोहरत, लेकिन गांधी का पैमाना था सत्यनिष्ठा, यानी सच के लिए एक मजबूत कमिटमेंट, भले ही नतीजा कुछ भी हो। तो किसी भी उसूल या वैल्यू की असली परीक्षा क्या है? गांधी के मुताबिक कोई सिद्धांत तभी असली है जब कोई उसके लिए तकलीफ उठाने को तैयार हो। अगर कोई अपने उसूल के लिए कष्ट नहीं सह सकता तो शायद वो उसूल उतना सच्चा है ही नहीं। उनका ये कथन इस बात को और भी साफ कर देता है। उनके लिए नैतिक ताकत और तकलीफ सहने की क्षमता ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। चाहे वो उपवास हो, बेइज्जती हो या किसी भी तरह की मुश्किल, ये सब उनकी नैतिक ताकत का टेस्ट बन गया। तो आखिर में सत्य के प्रयोग हमें यही सिखाती है कि नैतिकता कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतकर शेल्फ पर सजा दिया जाए। ये तो एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, एक संघर्ष है जो हर दिन हर पल हमारे छोटे बड़े फैसलों में लड़ा जाता है। तो गांधी हमें कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि मेरी नकल करो। वो बस एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाते हैं जिसे हर किसी को खुद से पूछना है, हम सब अपने अपने सच के साथ पूरी तरह से ईमानदार कैसे हो सकते हैं? शायद यही इस आत्मकथा की सबसे बड़ी और सच्ची सीख है।